वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आज फिर आप सभी के सामने O2 डिजिटल एजुकेशन के थ्रू आप लोगों को क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 कराने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हम लोगों ने आप लोगों की सहूलियत के लिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पर डाउट क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि आपको सैटरडे एंड संडे अवेलेबल रहेंगी। बेसिकली हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है द हिस्ट्री ऑफ 600 BCE टू 600 CE, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ द अर्ली स्टेट वर इमर्जेस एज वेल एज देयर इकोनॉमी सिस्टम। बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ द मॉडर्न एम्पायर, द मगध एम्पायर वाज इमर्जेस, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, हाउ द मगध वाज राइज एंड द अदर एम्पायर जस्ट लाइक सातवांस एंड सकास, ऑल दीज थिंग्स। बट उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, द किंग्स फार्मर्स एंड द टाउन्स, द अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज, इस चैप्टर को जो हम पढ़ते हैं, बेसिकली ये जो टाइम पीरियड था हमारा, इसमें जो पढ़ेंगे हम, दैट वाज 600 BCE टू 600 CE। बट जब हम लोगों ने लास्ट चैप्टर जो देखा था, उसमें क्या था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि आई एम a civilization between 2600 BCE to 2600 BCE टू कब तक की थी, वो थी आपकी 1900। कब तक की थी वो थी आपकी 1900 तक की। अब जब हम इसमें 1900 तक की देख लेते हैं, तो आफ्टर 1900 अप टू द 600 BCE, वो उस टाइम पीरियड के बारे में हम लोग इस हिस्ट्री में क्यों नहीं पढ़ते, क्यों हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ बातें नहीं बता पाते। बेसिकली इस द टाइम पीरियड का जो रीज़न है, जो हिस्टोरियंस हमारे नहीं बता पाते हैं, दैट वाज द एविडेंस, लैक ऑफ एविडेंस। क्योंकि हमें जो भी इस टाइम पीरियड के बारे में मिलता है, दैट वर अ रिटन फॉर्म बट नॉट फाउंड बाय द हिस्टोरियंस एट एनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स। Development between 600 BCE and 600 CE. During the period between 1900 BCE and 600 BCE, the Rig Vedas composed by people living along the Indus and its tributaries. जो ऋग्वेद थे हमारे, जो वेदास हैं, द वैदिक कल्चर जो हमारा देखने को मिलता है, वो कब, वो 1900 टू 600 CE के टाइम पे डेवलप हुआ, BCE के टाइम पे डेवलप होता है हमारा बेसिकली। कब में, ऋग्वेदास में, एज वेल एज इंडस एंड इट्स अराउंड ट्रिब्यूटरीज, उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे। ठीक है, तो अब हमें क्या है, इसमें सिर्फ ऋग्वेदास में हमें इसके कल्चर के बारे में मिलता है, जो एम्पायर, वहाँ कैसे राजा के महल होते थे, उनका इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, ना उनके सिक्के मिलते हैं, ना कॉइन्स मिलते हैं, ना कोई और रिसोर्सेज मिलते हैं। बस हमें क्या मिलता है, जो हमारे वेद मिलते हैं, और हम उसी से इस टाइम पीरियड के बारे में बातें करते हैं। और इसी टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलेगा कि हमारी जो महाभारत है, जो डायनेमिक टेक्स्ट जिसे हम कहते हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, थर्ड चैप्टर में, बेसिकली इट ऑल्सो कंपोज एट द टाइम ऑफ ऋग्वेदिक टाइम पीरियड। So let's start our first chapter. सोर्सेज टू अंडरस्टैंड द अर्ली इंडियन हिस्ट्री। जो हिस्टोरियंस होते हैं वो क्या करेंगे कि अर्ली इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए पहले सोर्सेज को देखेंगे कि व्हाट वाज द सोर्सेज, कि हम उन्हें क्या कैसे कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या स्रोत हमें मिलते हैं। तो जो हिस्टोरियंस थे वो क्या देखते हैं, हिस्टोरियंस अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द अर्ली इंडियन हिस्ट्री 600 BCE, 600 BCE to 600 CE by drawing an arrange of sources। कौन कौन से sources अरेंज करते हैं, the sources they arrange inscriptions, it means कि जो लिखे हुए रिकॉर्ड मिलते हैं, टैक्स जो बुक्स मिलती हैं, कॉइन्स जो राजा क्या थे अपने इकोनॉमी के लिए कॉइन्स जो चलाए जाते हैं, एज वेल एज द विजुअल मटेरियल। व्हाट डज इट मीन बाय द विजुअल मटेरियल, विजुअल मटेरियल मीन्स कि वो चीजें जो हमें प्रेजेंट में मिलती हैं वहां पे एज अ सोर्स मिलती हैं, कैसे, जस्ट लाइक अ पोट्री, ब्लैक पॉलिश पॉटरी, एज वेल एज वहां के जो हाउसेस के स्ट्रक्चर, जो बेस हमें मिलता है, दैट नोन एज द विजुअल मटेरियल्स। These include fine pottery, bowls and dishes with a glossy finish known as North Black Polish, जो North Black Polish के नाम से जाना जाता है। और ये सारी चीज़ें क्या है, जो हिस्टोरियंस होते हैं, सोर्सेज, इन सब सोर्सेज को देखते हैं और उनके अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे, क्या क्या चीज़ें वो लोग यूज़ करते थे। Our next topic is the 6th century BC is often regarding as a major turning point। कि 6th century BC ही जो है मेजर टर्निंग पॉइंट क्यों रहा,
इससे पहले चीजें क्यों नहीं डेवलप हुई थी, या इसके बाद जो टर्निंग हम पॉइंट क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स हमें क्या मिलती हैं, चीजों के सोर्सेज मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, एविडेंस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। एमरजेंस ऑफ 16 जनपदास क्या होते हैं, इस टाइम पे 16 जनपदास जो आप लोग को मैप दिख रहा है इसमें लोकेटेड है, बेसिकली 16 जनपदास जो हैं इट मींस छोटे छोटे एम्पायर जो हैं वो डेवलप होते हैं अराउंड द नॉर्थन इंडिया, अराउंड द नॉर्थन इंडिया, जहां पे हमारा यूपी बिहार वगैरह है, इन दैट रीजन अलोंग द गंगा ट्रिब्यूटरीज। बेसिकली अर्ली स्टेट सिटीज का डेवलपमेंट होता है, द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन, और ये टाइम ऐसा है जब लोगों को लोहे के बारे में, आयरन के बारे में पता चलता है और लोग क्या करते हैं, आयरन का यूज स्टार्ट कर देते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ कॉइन एज, और यही टाइम पीरियड था जब जो हमारे राजा महाराजा थे वो क्या स्टार्ट करते हैं, कॉइन्स फॉर द करेंसी पर्पसेस। It is a witness that growth of diverse system of thought religious including Buddhism and Jainism, और ये एक ऐसा टाइम पीरियड भी था जिसमें हमें क्या मिलता है, ग्रोथ मिलता है, किसका, रिलीजियस थॉट का, जैनिज्म, बुद्धिज्म एज वेल एज आजीविका वगैरह का। तो नए नए थॉट्स आ रहे थे लोगों के, जो वैदिक कल्चर था उससे लोग बाहर आ रहे थे और एक नया कल्चर अपनाने की कोशिश कर रहे थे, जिनके आउटपुट हमें देखने को मिलते हैं जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड आजीविका। नेक्स्ट इज द मेन फीचर्स ऑफ 16 महाजनपदास, जो हमारे ये महाजनपदास एज वेल एज जनपदास जो होते हैं इनके फीचर्स क्या थे। वाइल द मोस्ट जनपदास वर रूल्ड बाय किंग, सम वर ओलिगार्कीज, विच ओलिगार्कीज मतलब विच वर नोन एज गणास और संघ्स, क्या है, गण और संघ, वेयर द पावर वॉज शेयर बाय नंबर ऑफ मैन ऑफ्टन कलेक्टिवली कॉल्ड राजाज, मतलब एक संघ के द्वारा एक राज्य चलाया जाना, उसे हम क्या कह देंगे, दैट वर नोन एज द ओलिगार्कीज, कि एक फैमिली मेंबर या उसके जो है मेंबर्स जो होते सभी एक साथ क्या, संघ पूरा एक समिति के द्वारा जो चलाया जाता है, दैट वर नोन एज द ओलिगार्कीज। रूलर्स वर आइडली एक्सपेक्टेड टू बी क्षत्रिय, जो रूलर्स थे उन्हें क्या माना जाता था, बेसिकली दे वर बिलोंग्स टू द क्षत्रिय कास्ट। रूलर्स वर एडवाइज टू कलेक्ट टैक्सेस, क्या कलेक्ट करेंगे, वो टैक्स कलेक्ट करेंगे, एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम कल्टिवेटर्स, किससे, कल्टिवेटर से ट्रिब्यूट लेंगे, ट्रेडर्स, आर्टिजन्स, इन सबसे क्या लेंगे, ट्रिब्यूट लेंगे, एंड द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में, टैक्स, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, ये क्या लेंगे, ट्रिब्यूट लेंगे। Neighboring states which were they were allowed to raid on neighboring states which were recognized as a legitimate means of acquiring wealth, और ये क्या करते थे, जो राजा वगैरह होते थे, जो अपने पड़ोसी जो देश होते थे, एम्पायर जो होते थे, उनके ऊपर क्या करते, रेड करते थे, किस चीज के लिए, टू एक्वायरिंग वेल्थ, उनको उनसे वेल्थ लेने के लिए, ताकि वो क्या कर सकें, उनकी वेल्थ अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ कर सकें। नेक्स्ट इज मगध, द मोस्ट इंपोर्टेंट पावरफुल अलोंग द महाजनपदास, मगध क्या होगा, इन सभी जनपदास महाजनपदास में से सबसे बड़ा एक पावरफुल जनपदास बनेगा। उसके पीछे के इसके अलग अलग रीजन्स थे। सबसे पहला इसकी लोकेशन, सबसे पहला लोकेशन, मगध वॉज अ रीजन वेयर एग्रीकल्चर वॉज स्पेशली प्रोडक्टिव। अगर हम बेसिकली मैप पे देखें तो हमारी जो गंगा जाती है, जो गंगा जाती है, और यहाँ पे बेसिकली पटना में बिहार के अराउंड जब ये जाएगी तो उस पे ही हमारा मगध डेवलप होता है। एट दैट रीजन मगध वो डेवलप, जब वो बिहार में जाएगा तो वहां पे क्या होगा, गंगा है तो इसकी ट्रिब्यूटरीज भी आती हैं बहुत सारी, जस्ट लाइक रामगंगा, ठीक है, कोशी, काली, ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये इधर आती हैं, और जिस वजह से क्या होगा कि ये सारा का सारा एरिया कैसा होगा, प्रोडक्टिव होगा, सारा का सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव एरिया होगा। इसीलिए वहां यहाँ पे क्या था, एग्रीकल्चर बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव था। इन मगध आयरन माइंस वर एक्सेसिबल एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज टू टूल्स एंड वेपन्स, और यहाँ पे हमें क्या मिलती हैं, लोहे की खदानें मिलती हैं, आयरन माइंस मिलते हैं, जिससे हम क्या बना सकते हैं, वेपन्स बना सकते हैं, टूल्स बना सकते हैं। एलिफेंट एंड इंपोर्टेंट कॉम्पिटेंट फॉर द आर्मी, आर्मी के लिए हमें यहाँ पे क्या मिलते हैं,
एलिफेंट्स मिलते हैं। बिकॉज अगर आप प्रेजेंट डे में भी देखेंगे, बिहार के पास झारखंड है और वहाँ पे सारा क्या है, फॉरेस्टेड एरिया है। और उस टाइम की जब हम बात करते हैं, एट द टाइम ऑफ 600 BC, उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट होते थे। तो वहाँ पे जो लोग थे वो क्या करते थे, एलिफेंट्स को कैप्चर कर लेते, पकड़ लेते थे और उनका यूज़ करते थे किस चीज़ के लिए, फॉर आर्मी, एंड फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ दिस रीजन। फॉरेस्ट तो पाए जाते थे। और इसके पीछे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब हमारे यहाँ अलेक्जेंडर, जिसे हम सिकंदर कहते हैं, जब वो आया और उसने पहली बार एलिफेंट्स का यूज करते हुए पाया गया, क्योंकि जब वो एशिया से, सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ आया था तो वहां पे उसे कोई भी एलिफेंट जैसा एनिमल देखने को नहीं मिलता, और यहाँ पे इंडिया आकर उसे पहली बार एलिफेंट जैसे एनिमल देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा शौक होता है कि हाउ द कैप्टिव, उन्हें कैसे यूज़ करते हैं, उन्हें कैसे पकड़ते हैं। और उसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी जब वो इन द बैटल ऑफ झेलम। The Ganga and its tributaries provide means of cheap convenience communication। हमें क्या दे दिया, एग्रीकल्चर तो दे दिया, एज वेल एज गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या दे रही हैं, चीप कन्वीनियंस कम्युनिकेशन। चीप कि जो वाटरवेज के थ्रू सस्ता कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर ट्रेडिंग पर्पस, एज वेल एज द एम्बिशियस किंग्स। अब हम लोगों ने देख लिया, ये तो क्या है, जोग्राफिकल फीचर्स थे, लेकिन जब तक एम्बिशियस किंग नहीं होंगे तब तक उसका क्या नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा। द एम्बिशियस किंग्स ऑफ हुम बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद आर नोन एज देयर मिनिस्टर्स हेल्प द इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसीज। जो ये बहुत सारे फेमस एम्बिशियस किंग हैं जो अपने टाइम पे, जस्ट लाइक आपको देखने को मिला है अजातशत्रु एंड महापद्मानंद, बिंबिसार, काला अशोक, दीज ऑल आर द एम्बिशियस किंग, जो क्या चाह रहे थे कि अपने एम्पायर का डेवलप करना, उसे एक्सपेंड करना और बढ़ाना। और दिस वाज द पिक्चर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जो रूलर बने थे महापद्मानंद के बाद। नेक्स्ट इज सोर्सेस टू अंडरस्टैंड मौर्यन एम्पायर। अब हम देखेंगे कि मगध डेवलप हो गया, मगध के अंदर मौर्यन एम्पायर का जो डेवलपमेंट होगा तो उसके सोर्सेस क्या क्या थे। द अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज, अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज। अब ये मेगास्थनीज कौन है, मेगास्थनीज वाज अ एम्बेसडर which was in a court of चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एक क्या थे, एम्बेसडर थे, किसके, सेल्यूकस निकेटर के। सेल्यूकस निकेटर कौन था, सेल्यूकस निकेटर जो था वो अलेक्जेंडर का कमांडर था, जनरल था, जनरल या कमांडर, सिंपली कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। वो किसका था, अलेक्जेंडर का था। तो वो क्या होता है, जो सिंध वाले रीजन में उसे एस्टैब्लिश कर देता है, और वहां पे जब अलेक्जेंडर और सॉरी जब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य की फाइट होती है तो उसमें सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, और उस टाइम पे जो मेगास्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आकर एज अ एम्बेसडर एस्टैब्लिश हो जाते हैं। और उस टाइम पे वो एक बुक लिखते हैं विच वर नोन एज इंडिका। ठीक है, इंडिका। अब ये इंडिका, दैट वाज द वर्ड विच ड्राइव इंडिया, क्योंकि बाद में जो इतिहासकार होते हैं इस इंडिका बुक को पढ़ के दे ड्राइव एज इंडिया। इसे क्या कहते हैं, हम हमारे देश को इंडिया। और इंडिया का जो वर्ड उन्होंने ड्राइव किया था, कहां से किया था, फ्रॉम द इंडस रिवर, क्योंकि इंडस रिवर के अलॉन्ग यहाँ पे फाइट हुई थी। यहाँ पे देखने को सबसे प्रोमिनेंट रिवर जो थी वो इंडस रिवर थी। नेक्स्ट है द अर्थशास्त्र। नेक्स्ट वाज द अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इट वाज रिटन बाय चाणक्य। कौन थे, जो कि गुरु भी थे एज वेल एज मिनिस्टर भी थे, किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के, जिसे हम कौटिल्य एज वेल एज चाणक्य एंड विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। अब इस बेसिकली अर्थशास्त्र में हमें क्या मिलता है, अर्थशास्त्र में एक इकोनॉमी, बट हमें मॉडर्न इकोनॉमी के बारे में नहीं मिलता। इसमें हमें क्या मिलता है, हाउ टू रूल एन एम्पायर, हाउ टू रूल बाय अ रूलर टू एन एम्पायर, कि राजा के द्वारा एक एम्पायर पर क्या कैसे रूल करना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन क्या होने चाहिए, क्या सारी चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट है द मौर्याज आर मेंशन इन लेटर बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन एंड पुरानिक लिटरेचर एज वेल एज इन संस्कृत लिटरेरी वर्क। तो इसमें क्या है, मॉडर्न्स का जो हमें बाकी जो अलग सोर्सेज मिलते हैं वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं, वो हमारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट से भी मिलते हैं, जैनिज्म टेक्स्ट से मिलते हैं, एज वेल एज पुरानिक लिटरेचर। और जब हम देखेंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने कौन से रिलीजन को अपनाया था, वो था आपका जैनिज्म। अशोक को देखेंगे तो बुद्धिज्म, एज वेल एज बिंदुसार को देखेंगे तो उन्होंने आजीविका। तो तीनों जो फादर, ग्रैंडसन एंड जो सन थे, इन तीनों ने क्या करते, अलग अलग
रिलीजन को अपनाया था। तो हमें तीनों ही के बारे में अलग अलग लिटरेचर बुक से, सोर्सेस से मिलता है, चाहे वो बुद्धिस्ट बुक हो, जैन की हो, या फिर पुराणिक लिटरेचर। द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, और जो हमें क्या मिलता है, जो ये इस तरह के जो इंस्क्रिप्शन है, जो कि किसने सबसे पहले किसने गुदवाए थे, दैट वाज इंस्क्राइब बाय द अशोका, उसके उनके बारे में मिलता है। पिलर्स रिगार्डेड एज अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल सोर्सेज, ये क्या है, मोस्ट वैल्यूएबल सोर्सेज है कि क्या क्या जो हमारे इंस्क्रिप्शंस हैं, एज वेल एज जो हमारे पिलर्स हैं जो देखने को मिलते हैं अशोकन टाइम के, क्योंकि उस टाइम पे ये दे आर नॉट एडिटेबल, क्योंकि जो लिख दिया वो लिख दिया, हम उसे एडिट नहीं कर सकते उसमें। द एक्सटेंट ऑफ मौर्यन, अब मौर्यन एम्पायर जो है कहां से कहां तक फैला हुआ था। द मोर बेसिकली द चंद्रगुप्त मौर्य वाज फाउंडेड द एम्पायर 321 BCE। तो सबसे पहले जो मौर्यन एम्पायर था वो किसने इस्टेब्लिश किया था, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य इन 321 BCE। कंट्रोल कहां से कहां था, एक्सटेंड टू द कंट्रोल ऑफ नॉर्थ वेस्ट एशिया, अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान। कहाँ, अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक हमारा क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य का सारा जो एम्पायर था दैट वाज अंडर बाय द चंद्रगुप्त मौर्य। लेटर ऑन जो था अशोक, अशोक ने क्या कर दिया था, द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ अर्ली इंडिया कंक्वर्ड कलिंगा, कलिंगा, कलिंगा को भी किसने कैप्चर कर लिया था, बाय द अशोका। और कलिंगा बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे प्रेजेंट डे में उड़ीसा जो यहाँ पर है कोलकाता के नीचे, इट नोन एज द कलिंगा, ये क्या है हमारा कलिंगा है, जो उड़ीसा प्रेजेंट डे में द कोस्टल एरिया ऑफ उड़ीसा इज नोन एज द कलिंगा इन द एंशिएंट टाइम। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, अब इतना बड़ा एम्पायर है तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करा जाए, कि भाई हमारा राजा तो जो है एक ही जगह बैठ सकता है। आज प्रेजेंट डे में हमारे पास क्या है, मीडिया है, आर्मी है, नेट है, सब चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा हो गए हैं हमारे पास, प्लेन्स भी हैं, इवन द कार्स और सब चीज़ें हैं। लेकिन उस टाइम पे इतने बड़े एम्पायर को रन करने के लिए वो कैसे रन करेंगे, तो बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था मौर्यन एम्पायर का, दैट वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ मौर्यन एम्पायर। कैसा था, देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स, कि पूरे के पूरे जो एम्पायर है इट वाज डिवाइडेड इनटू द 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स। जो कैपिटल थी पाटलिपुत्र, उज्जैन, तोसाली, स्वर्णगिरी। क्या होगा इसने क्या, तक्षशिला, पाटलिपुत्र तो एक है ही है, एज वेल एज तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली एंड स्वर्णगिरी। तो पूरे एम्पायर को इन्होंने 5 मेजर सेंटर्स में डेवलप कर दिया, जिसे क्या कर दिया कि वहां पे डायरेक्ट रूल करा जाएगा। जैसे हमारे आज के प्रेजेंट डे में हमें स्टेट्स मिलते हैं, उसी तरह इन्होंने पूरे के पूरे एम्पायर को डिवाइडेड इनटू द 5 पार्ट्स। It is likely that administration control was strong in the areas around the capital and the provincial center. The centers were carefully chosen, both Taxila and Ujjaini being situated on the important long distance trade. जो उज्जैन और तक्षशिला हैं, अगर हम लोग देखें, दिस वॉज द तक्षशिला एंड दैट वॉज द उज्जैन। और लेटर ऑन अगर हम 600 BC के बाद जाएंगे तो उज्जैन जो है इट बिकम द सेंटर ऑफ ट्रेड। तो ये क्या इंपोर्टेंट सेंटर हो गया। तो अब तक्षशिला और उज्जैनी, और दैट वाज द पाटलिपुत्र, हमें तीनों मिल रहे हैं, तोशाल ठीक है, और तोशाली भी, दिस ऑल्सो वाज द तोशाली। तो अब क्या कर लिया कि ये दोनों जो सेंटर्स बनाए गए हैं किसके लिए बनाए गए हैं, फॉर द लॉन्ग ट्रेड पर्पस, लंबी जो दूरी के लिए जो ट्रेड की जाती है उसके लिए बनाए गए हैं। कम्युनिकेशन अलॉन्ग द बोथ लैंड एंड रिवराइन, कैसा था, लैंड रूट भी था एज वेल एज रिवराइन रूट का भी यूज किया जाता था। बिकॉज अगर हम लोग इसमें देखें तो ये क्या है हमारी गंगा रिवर, ये गंगा है, यमुना है, और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, और यहाँ पे भी क्या है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो बेसिकली दीज रिवर्स वर यूज एज अ communication for and as well as for trade purposes, for cheap communication। और यहाँ से अगर हम इस रिवर में चले जाएं then we move towards these areas also towards। तो इनसे क्या कर सकते हैं हम कि एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, कि चाहे हम छोटा सा एरिया के लिए अगर हम जाएंगे, अगर हम छोटे से एरिया के लिए अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ये जो रीजन है कि हम सिर्फ छोटा सा एरिया कवर करना है, कि यहाँ पे हम पैदल इसको
बाय अपने बुल कार्ट्स वगैरह के यहाँ से जा सकते हैं और यहाँ से हम वो कम्युनिकेशन सिस्टम अपना डेवलप कर सकते हैं। मेगास्थनीज मेंशन अ कमेटी, मेगास्थनीज ने एक कमेटी के बारे में मेंशन किया था ऑफ मिलिट्री, किसकी, मिलिट्री, विद 6 सब कमेटीज, एक समिति और उसके अंदर भी 6 सब समिति, जो समितिज बनाई गई थी उनमें से एक समिति का जिक्र किया है उन्होंने अपनी बुक इंडिका में, और उस समिति के अंदर भी क्या थी, 6 सब कमेटी मिलती है देखने को, जो क्या करती हैं, फॉर रिकॉर्डिंग मिलिट्री एक्टिविटीज, क्या करती है, कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटीज ऑफ दीज। एक समिति क्या लुक करती है, लुक आफ्टर द नेवी, जो नेवी है। सेकंड वाज ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन, थर्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर फुट सोल्जर्स, फोर्थ फॉर हॉर्सेस, फिफ्थ फॉर चैरियट्स एंड सिक्स फॉर एलिफेंट्स। तो सबको क्या दे दिया, अपना अपना अलग अलग काम दे दिया कि पहली वाली क्या करेगी कि नेवी, जो आपकी रिवराइन रूट्स के थ्रू जाएगी, एज वेल एज जो आपकी सीज में नेवी रहेगी वो रिकॉर्ड देखेगी, वो रिकॉर्ड देखेगी। सेकंड ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन देखेगी कि एक जगह से दूसरे जाने का ट्रांसपोर्ट का सिस्टम देखेगी। थर्ड जो है इट कंसिस्ट द फुट सोल्जर, कि क्या हमारे जो फुट सोल्जर्स हैं वो कौन कौन से हैं। एंड द फोर्थ वाज हॉर्सेज, जो हमें घोड़े देखने को मिलते हैं, क्योंकि एट दैट टाइम क्या हॉर्सेज वाज द मेजर सोर्सेज फॉर द आर्मी, कि वहां पे क्या किया जाता है, फाइटिंग में जो हॉर्सेज का यूज किया जाता था। और फिफ्थ जो है हमारी चैरियट्स, चैरियट्स मीन्स जो रथ होते थे, रथ वगैरह पे जाने के लिए, लड़ने के लिए। हमें अब देखने को मिल जाता है हमारे जस्ट महाभारत में देखेंगे या रामायण में कि वहाँ पे रथ पे एक सारथी खड़े हुए हैं, जो सोल्जर क्षत्रिय हैं वो एक दूसरे से वॉर कर रहे हैं। तो सेम यहाँ पे जो चैरियट्स हैं वो यूज किए जाते थे। एंड द एलिफेंट्स, सिक्स फॉर द एलिफेंट, कि एलिफेंट्स को भी मेंटेन करने के लिए एंड हॉर्सेज को, दोनों के लिए अलग अलग समिति, सब समिति बनाई हुई हैं। Ashoka also tried to hold his empire together by propagating Dhamma. अभी धम्मा क्या है, धम्मा just like a religious, धम्मा क्या है, just like a religious but it not a religious in real way, एक religion नहीं है but it look like a religion। हमें करना क्या होता था, इसमें एक अपॉइंट किया जाता था एक स्पेशल ऑफिसर which were known as धम्म महात्मा, वो क्या करता था, इसको धम्म को स्प्रेड करता था ऑल ओवर द इंडिया। धम्मा पॉलिसी इंक्लूडेड क्या है, रेस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, रेस्पेक्ट करनी है अपने से बड़ों की, जनरसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स के प्रति अपने आप को वो रखना है, दोज हु रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ, ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट काइंडली, जो स्लेव्स हैं एज वेल एज सर्वेंट्स हैं उन्हें काइंडली ट्रीट करना है। एंड रेस्पेक्ट फॉर द रिलीजन एंड ट्रेडिशंस एंड अदर वन टाउन्स, जो हमारा रिलीजन वगैरह है उसके बारे में भी हमें क्या करनी चाहिए, अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो दीज थिंग्स कम्स अंडर द धम्मा, ठीक है, ये किसके अंदर आते हैं, धम्म के अंदर आते हैं, विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय द अशोका। और इसके लिए एक धम्म महात्मा भी क्या किए जाते थे, इसके लिए भी एक धम्म महात्मा भी जो है वो अपॉइंट किए जाते थे, जो क्या करते थे, इसे स्प्रेड करने का वर्क करते थे बेसिकली, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द न्यू नोशन ऑफ किंगशिप एंड द अर्ली इंडियन हिस्ट्री, जो नए नए जो राजा हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी मॉडर्न एम्पायर को देखा, लेकिन इसके अलावा भी हमें एक न्यू नोशन मिलता है, किसका, एम्परर्स का। कौन से, द न्यू किंगडम्स दैट इमर्जेस इन साउथ, कहां पर, साउथ में, इंक्लूडिंग द चीफ टॉम्स ऑफ द चोलास, चेरास एंड पांड्यास, कि जो हमारा साउथ इंडिया का, अगर जस्ट लाइक हम ड्रॉ करें दैट वाज इंडिया, कि यहां तक जो था पूरा ये एम्पायर, इट कम्स अंडर द मौर्यन एम्पायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नीचे जो है हमें ये छोटे छोटे एम्पायर्स मिलते हैं, दैट वर नोन चेलास, चोरास एंड पांड्यास। जो पांड्या है वो हमें सबसे लास्ट में मिलता है, एंड दैट वाज अ प्रोमिनेंट सेंटर, जो हमें आगे तक भी देखने को मिलेगा। मैनी चीफ्स एंड किंग्स इंक्लूडिंग द सातवाहन्स हु रूल्ड ओवर द वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, कहां पर, जो वेस्टर्न हमारा इंडिया है दिस रीजन एंड द सेंट्रल रीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पे किसके द्वारा रूल किया गया था, इट वाज रूल्ड बाय द सातवाहन्स। एंड द शकाज अ पीपल ऑफ सेंट्रल एशिया, जो शक जो थे, शक जो है इंडिया में आते हैं कहां से, सेंट्रल एशिया टू
इंडिया। बेसिकली ये इस तरफ से इंडिया में एंटर करते हैं। कुशान्स कंसिडर who established kingdoms in the northwestern and western part of the subcontinent, claimed the social status in a variety of ways such as रिचुअल्स एंड मैरिजेस अलायंसेस। उनके क्या थे, अलग अलग सोशल स्टेटस थे। कहां से, जिन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न में अपने आप को सेटअप किया था बाय द सकास, और उनके मैरिजेस अलायंसेस अलग थे। कुशान्स कंसिडर्ड देमसेल्व्स गॉड लाइक। मैनी कुशान रूलर्स ऑल्सो अडॉप्टेड द टाइटल देवपुत्रा और सन ऑफ गॉड। जो कुशान्स थे, दे आर बेसिकली बिलोंग्स टू द सेंट्रल एशिया। कहां से बिलोंग करते थे, सेंट्रल एशिया से। और जो हम लोगों ने मैप देखा है, इसमें ये लोग कहां से आते हैं, सेंट्रल एशिया टू इंडिया ये लोग आते हैं। जब ये लोग सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ आते हैं, तो एट दैट टाइम ये लोग अपने आप को क्या एक टाइटल देते हैं, विच वर नोन एज द देवपुत्रा और सन ऑफ गॉड। बेसिकली दिस टाइप ऑफ टाइटल्स वाज गिवन बाय द चाइनीज रूलर्स और अडॉप्टेड बाय द चाइनीज रूलर्स। ये किन लोग, जो चाइनीज रूलर्स थे उनके द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं। लेटर ऑन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कुशान रूलर्स इन द इंडिया। अब ये देवपुत्र, सन ऑफ गॉड, इस तरह की चीजें क्यों अपनाते थे, ताकि ये क्या कर सकें कि जो लोग हैं, कॉमन पीपल्स हैं, उनको दिखा सके कि हम क्या हैं, वी आर बेसिकली हेयर फॉर रूल ओवर यू। और हम लोगों को किसने भेजा है, बेसिकली बाय द गॉड्स। इसीलिए अपने आप को दे वर यूज्ड रिनेम एज अ देवपुत्र और सन ऑफ गॉड। In Allahabad pillar inscription composed in Sanskrit by Harishen, the court of poet Samudragupta। समुद्रगुप्त के बारे में मिलता है। And समुद्रगुप्त was compared with the god। और समुद्रगुप्त को किसके द्वारा कंपेयर किया गया है, बाय द गॉड, कि भगवान से। और ये जो पिक्चर आपको देखने को मिलती है, इट बेसिकली बिलोंग्स टू द कुशान रूलर्स। नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग कंट्रीसाइड्स और कंडीशंस ऑफ विलेजेस इन द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। जो हमारा कंट्री साइड बेसिकली मीन्स द विलेज एरियाज, द रूरल एरियाज। वहां पे क्या होता है, कंट्री साइड्स में चीजें जो है अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में चीजें क्या होती हैं, चेंज होती हैं। पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग्स, कि किंग्स की जो है बेसिकली जो किंग्स हैं वो उनका कॉन्टेक्ट किसके साथ, जो हमारे लोग थे, जो कॉमन पीपल्स था, उनके साथ कैसा था। Historians have tried to reconstruct life in the countryside with the help of Jatakas and the Panchtantra. Jatakas and the Panchtantra both are basically a book which was written by the common people. One story known as the Gantitendu Jatakas describe the plight of subjects of a wicked king. एक राजा के बारे में एक कहानी मिलती है जो कि गंदातिंदु जटका के बारे में मिलती है। When the king went in disguise to find out what his subject thought about him, कि उसके बारे में जो बेसिकली लोग क्या सोचते हैं। Each one of them curse him, हर कोई क्या कर रहा था, उसे कोस रहा था, कर्स दे रहा था। Him for their miseries, जो उनके साथ क्या हो रही थी, मिसरीज हो रही। Complaining that they were attacked by the robbers at night and by the tax collectors during the day। क्या हो रहा था बेसिकली उस टाइम पीरियड पे, कि राजा तो अपने महलों में थे, अब उन्हें कैसे पता चले कि चीजें क्या हो रही हैं। तो जब एक राजा ने कोशिश करी कि उन्हें जानने के लिए कि जो लोग है, जो प्रजा है, उसके बारे में क्या जानती है, तो उसमें क्या मिला देखने को, कि सभी क्या कर रहे हैं, उसे कर्स रहे हैं, कर्स दे रहे हैं। एज वेल एज लोग क्या है, अपनी दुखों के लिए रो रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं कि रात में तो जो है चोर हमें नहीं चैन से रहने देते, और दिन में जो टैक्स कलेक्ट करने वाले हैं, तो हम करें तो करें क्या। जब राजा को ये पता चला तो बहुत ज्यादा दुखी हुआ, और जो लोग थे वो क्या करते थे, टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन पीपल अबैंडेड देयर विलेजेस एंड वेंट टू लिव इन द फॉरेस्ट। मजबूरन इन लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते थे, और कहाँ जाना पड़ता था, फॉरेस्ट में रहना के लिए। कि अब क्या करेंगे, हम फॉरेस्ट में जाके रहेंगे, और वहां पे ही हमें हमारे उनके बारे में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इन लोगों ने क्या क्या स्ट्रेटजीज बनाई थी। द शिफ्ट टू प्लग कल्चर, क्या हुआ, प्लग एग्रीकल्चर। बेसिकली इट वाज यूज्ड इन alluvial areas। alluvial areas, it means
वो एरिया जहाँ पे क्या मिलती है, रिवर्स के द्वारा नई मिट्टी लाई जाती है, जैसा आप लोगों ने 10th क्लास में देखने को मिला होगा, एज वेल ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते हैं एलुवियल सॉइल। द आयरन टिप प्लग शेयर, आयरन टिप प्लग शेयर वॉज यूज, क्या करने लगे, आयरन टिप प्लग शेयर। जो आपको ये देखने को मिल रहा है बेसिकली पहले किस चीज का बना होता था, पहले इट वॉज मेड अप ऑफ वुड, बट अब क्या कर दिया इन लोगों ने, दे कन्वर्टेड फ्रॉम वुड टू आयरन, कि जो नीचे की जो टिप है ना, ये किसकी होगी, आयरन की, और इसमें नोक पतली होगी तो ये इजीली नीचे तक डीप तक जाएगा और मिट्टी को ज्यादा ऊपर नीचे कर पाएगा, ताकि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कंटिन्यूसली बनी रहे। एंड सम पार्ट्स ऑफ द गंगा वैली, इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन का भी इंट्रोडक्शन हुआ। बेसिकली इट द ट्रांसप्लांटेशन इट वाज यूज फॉर द पैडी, पैडी। अब ये पैडी क्या है, पैडी आप लोगों ने देखी होगी, मूंजी जो हम लगाते हैं, जैसे हम धान कहते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। पैडी जो धान होती है जिससे हम राइस मिलता है, चावल मिलते हैं, तो पैडी पहले हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे से एरिया में अपने बीज जो सीड्स है उन्हें डाल देते हैं, उसके बाद उस पैडी को निकालते हैं और उसे ट्रांसप्लांट करते हैं एक बड़े एरिया में। जस्ट लाइक कि हमने पहले एक इस छोटे से एरिया में यहाँ पे पैडी को लगाया, और अब इस पैडी को निकाल कर हम एक बड़े एरिया में, जस्ट लाइक दैट, ये बना दिया गया। ठीक है, तो इसको क्रॉप्स को लगा देंगे। इससे क्या होगा कि इससे जो इस छोटे से एरिया में प्रोडक्शन मिलने वाला था, अब वो इतने बड़े एरिया में प्रोडक्शन मिलेगा, और इट इंक्रीज द प्रोडक्शन, इट इंक्रीज द प्रोडक्शन। Another strategy for adopting increase was the agriculture production was use the irrigation, irrigation का यूज किया गया, wells, टैंक्स, लेस कॉमनली कैनाल्स। ठीक है, तो क्या इरिगेशन, क्योंकि इरिगेशन तो कॉमन फैक्टर है, जब तक आप इरिगेशन अच्छे से नहीं कर पाओगे तो आपको प्रोडक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, इरिगेशन बढ़ाया गया, कुएं खुदवाए गए, टैंक्स बनाए गए, कैनाल्स बनाए गए। ठीक है, किस चीज के द्वारा, विच वर कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग्स एंड कम्युनिटीज, राजाओं के द्वारा ये सारी जो है फैसिलिटीज किसानों को दी गई, और कई बार ये कम्युनिटीज के द्वारा भी चीजें की जाती थी। डिफरेंस इन रूरल सोसाइटी, हमें क्या मिलता है कि रूरल सोसाइटी में क्या डिफरेंस मिलता है। इन द कंट्री साइड ऑफ नॉर्थन इंडिया पीपल्स वर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, किसमें, 3 पार्ट में लोग जो थे डिवाइड थे, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स, स्मॉल पीजेंट एज वेल एज लार्ज लैंड होल्डर्स। क्या था, एक छोटे वो लोग जिनके पास जमीन नहीं है, एक वो जो छोटे छोटे पीजेंट्स होते थे, एक वो जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे। द टर्म गहापति, the term Gahapati often used the head of family. Gahapati जो term है, it was used for the person who was the head of the family. Just like हाल हमारे घर पे जो फादर जो है हेड होते हैं, उसी तरह उस टाइम पे गहपति जो वर्ड है वो यूज किया जाता था as for the head of the family. Early Sangam texts also mention different categories of people engaged in agriculture were based on differential access to the land. लार्ज लैंड ओनर्स को क्या कहा जाता, वेल्लार। जो बड़े बड़े जमींदार होते थे उन्हें संगम लिटरेचर में जो हमें देखने को मिलती है उसमें क्या कहा जाता है, वेल्लार। प्लगमैन, जो प्लगमैन्स होते हैं उजवर, एंड द स्लेव्स जो होते हैं उन्हें एडमाई। तो हर एक के लिए क्या क्या था, अलग अलग नाम थे। ठीक है, हर एक के लिए जो हमें अलग अलग, वेल्लार किसके लिए, लार्ज लैंड ओनर्स के लिए, प्लगमैन उजवर के लिए, और स्लेव्स अरिमाई के लिए। नेक्स्ट लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल इलाइट्स। लैंड ग्रांट, जमीनें दान में देना स्टार्ट हो गई, और ये क्या हो गया, एक न्यू रूरल इलाइट्स चला गया, एक नया तरीका चला दिया। दैट वाज अ पिक्चर ऑफ प्रभावती गुप्ता। द लैंड ग्रांट वर मेड टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, किसको की जाती थी, दान में दी जाती थी, बेसिकली टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। एंड ब्राह्मण्स एंड सामंताज, जो सामंत होते थे, जो आपके विलेजेस के हेड होते थे, उन्हें एज वेल एज ब्राह्मण्स, और किसको, जो रिलीजियस इंस्क्रिप्शंस होते थे, जो टेम्पल्स होते थे। तो स्टार्टिंग जो की जाती थी वो सातवाहंस के द्वारा दी गई, स्टार्ट की गई थी लैंड ग्रांट करना, और इट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया आफ्टर फर्स्ट बीसी। आफ्टर फर्स्ट बीसी के बाद ये चीजें स्टार्ट होती हैं इंडिया में। प्रभावती गुप्ता was the daughter of Chandragupta II, one of the most important ruler in Indian history.
According to Sanskrit legal text, women were not supposed to have independent access to resources such as land. वुमेन्स को क्या था, अलाउ नहीं था रिसोर्सेज में, कौन से, बेसिकली द लैंड। लेकिन हमें ये एक्सेप्शन देखने को मिलता है किसका, प्रभावती गुप्ता का। उसने क्या किया था, लैंड्स को ग्रांट किया था, दान में दिया था। विलेजेस को भी दान में दे दिया जाता था। The inscriptions indicate us that Prabhavati had access to the land which she then granted. वो क्या होता था, उसे एक्सेस था किसका, लैंड का, और उसे वो क्या करती थी, ग्रांट करती थी उन सभी लैंड्स को। Some historians feel that the land grants were part of strategy. किस चीज के लिए, कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि जो लैंड ग्रांट करना क्या है, एक स्ट्रेटजी थी किसकी, adopted by the ruling lineages to extend agriculture to new areas, कि लैंड ग्रांट कर दी, वो एरिया जहां पे फॉरेस्ट है, अब वो क्या करेंगे, अपने आप उसे क्लीन करेंगे, और जब क्लीन करेंगे तो वो क्या होगा, एग्रीकल्चर एरियाज में डेवलप हो जाएंगे। किंग्स वर लूजिंग कंट्रोल ओवर देयर सामंताज। अगर राजा को ऐसा लग रहा है कि वो अपना कंट्रोल क्या कर रहे हैं, खो रहे हैं, किसके ऊपर, सामंत के ऊपर, देन दे ऑल्सो ट्राई टू विन अलायंस बाय डोनेटिंग लैंड टू द पीपल। और वो क्या करने लगते थे, लोगों को डोनेट देना स्टार्ट, सामंत को लैंड देना डोनेट कर दे स्टार्ट कर दिया, और उससे क्या करते थे, वो दोबारा से कंट्रोल अपना वापस ले लेते थे। टाउन्स एंड ट्रेड इन अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। टाउन्स कैसे थे, ट्रेड कैसी थी अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में। Basically, new cities were emerged. Many urban centers were emerged in several parts of the subcontinent from 6th century BC. As we have seen, many of these were capitals of महाजनपदास। जो नई सिटीज हैं हमें देखने को मिलता है वो क्या है, बेसिकली कैपिटल्स ऑफ न्यू सेंटर्स, न्यू महाजनपदास। मैनी सिटीज लाइक मथुरा, बस्लिंग सेंटर्स ऑफ कमर्शियल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज। जो मथुरा है वो आते आते, जैसे फर्स्ट सेंचुरी आते आते क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा, किस चीज का, सेंटर ऑफ कमर्शियल, कल्चर एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज। अर्बन पॉपुलेशन, किंग्स एंड रूलिंग एलाइट्स लिव्ड इन फोर्टिफाइड सिटीज। क्या है, किलेबंदी वाले एरिया में रहते थे। पीपल हु लिव्ड इन टाउन्स वर वॉशिंग फॉक्स, वेवर्स, स्क्राइब, कारपेंटर्स, पोर्टर्स, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, ऑफिशियल्स, रिलीजियस टीचर्स, मर्चेंट्स एक्सेट्रा। राजा के साथ क्या कहते हैं, फोर्टिफाइड सिटीज में कौन कौन रहता था, वेवर्स, स्क्राइबर्स, कारपेंटर्स, पोर्टर्स, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, ऑफिशियल, सभी जो भी चीजें बेसिकली राजा के यूज के लिए होती थी वो सभी क्या कहते हैं, राजा के महल में रहते थे। Inscription mention about guilds and shrines, organization of craft production and merchants. These guilds probably procured raw material, regulated production and marketed the finishing products. वो क्या करते थे, मार्केट में सारा फिनिशिंग प्रोडक्ट को लाने का काम करते थे। ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, कि अब ट्रेड कैसी है सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड में, कि हम लोगों ने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ट्रेड थी वो सब कॉन्टिनेंट में जा रही थी। क्या यहाँ भी सब कॉन्टिनेंट में ट्रेड हो रही थी? जी हाँ, इस टाइम पे भी सब कॉन्टिनेंट में ट्रेड देखने को मिलती है। फ्रॉम द 6th century BC, लैंड एंड रिवराइन रूट्स एक्सटेंडेड इन वेरियस डायरेक्शंस। जो है रिवराइन रूट्स क्या कर दिए, वेरियस डायरेक्शन में बढ़ा दी गई, विच कनेक्टेड ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। रूलर्स ऑफ्टन अटेम्प्टेड टू कंट्रोल दीज रूट्स। राजा क्या करते थे, उन रूट्स को कंट्रोल करना चाहते थे, पॉसिबली बाय ऑफरिंग प्रोडक्शन हो रहा प्राइस बाय टैक्स। क्या करें, टैक्स देके टैक्स कलेक्ट करना, क्योंकि टैक्स कलेक्शन वाज द मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी फॉर द रूलर। जितना ज्यादा वो टैक्स कलेक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा उनकी इकोनॉमी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। सक्सेसफुल मर्चेंट्स ऑफ साउथ इंडिया designated as Mahasatwans in Tamil and the Sethis, Satvans in Prakrit could become the enormous। जो सतवांस वगैरह जो मर्चेंट्स होते थे, जो ट्रेड करके बहुत ही ज्यादा ये लोग क्या हो गए थे, रिच होते जा रहे थे। कॉइन्स एंड किंग्स, कॉइन और किंग कैसे थे? एक्सचेंज वर फैसिलिटेटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज। कैसे, जो एक्सचेंज किसके द्वारा की जा रही थी, कॉइन्स के द्वारा। पंचमार्क कॉइन, बेसिक द पंचमार्क, हमें कैसे कॉइन्स मिल रहे हैं, पंचमार्क कॉइन्स मिल रहे हैं। और वो कैसे होते हैं कि जैसे हमने बना दिया ये एक सिक्का, एक कॉइन बना दिया, अब इसके ऊपर क्या करा जाएगा, एक पंच किया जाएगा, जिसमें रूलर्स का नाम भी होते थे, रूलर्स के फिगर्स भी होते थे, एज वेल एज रिलीजियस भी होते थे चीजें। पंचमार्क कैसे, सिल्वर एंड कॉपर, 6th century BC ऑनवर्ड्स ये हमें देखने को मिल जाते हैं। द फर्स्ट कॉइन्स टू बी बियर द नेम्स images rulers were issued by the Indo-Greek
सबसे पहले वो सिक्के जिनके ऊपर क्या नाम और इमेज देखने को मिलती है, इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द इंडो ग्रीक्स। किसके द्वारा? इंडो ग्रीक लोगों के द्वारा। हु एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। क्या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो हमारे इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जो हमें बेसिकली आपको पाकिस्तान एंड आपका राजस्थान वाला एरिया, तो वहां पे इन लोगों का कंट्रोल देखने को मिलता है टू द सब कॉन्टिनेंट 2nd सेंचुरी बीसीई तक। The first gold coins were issued 1st century BCE by the कुषाण रूलर्स। जो कुषाण रूलर्स होते थे उनके द्वारा सबसे पहले भारत में क्या चलाए गए थे? गोल्ड के, सोने के सिक्के चलाए जाते हैं। कॉइन्स वर ऑल्सो इशूड बाय ट्राइबल्स। किसके द्वारा? ट्राइबल्स के द्वारा। पंजाब एंड हरियाणा, जो पंजाब और हरियाणा के जो ट्राइबल्स थे उनके द्वारा भी क्या किए जाते थे? कॉइन्स को यूज किया होगा। बेसिकली दे वर कॉल्ड एज वायुधेयास। Some of the most spectacular gold coins were issued by the Gupta rulers. गुप्ता रूलर्स के द्वारा सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स चलाए जाते हैं। द अर्लिएस्ट कॉइन इशूड बाय द गुप्तास वर रिमार्केबल फॉर देयर प्योरिटी। दीज कॉइन्स फैसिलिटेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसैक्शन फ्रॉम विच किंग्स बी आल्सो बी बेनिफिटेड। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो गुप्तास के द्वारा, जो गुप्ता रूलर्स के द्वारा है, उन्होंने सोने के जो किंग, जो गोल्ड के कॉइन्स है वो बहुत ज्यादा यूज किए थे, और इसीलिए हम इसे गोल्डन टाइम पीरियड कहते हैं अपनी एंशिएंट हिस्ट्री का। क्यों? क्योंकि उनके टाइम पे सबसे ज्यादा जो गोल्ड कॉइन्स के यूज किए थे। बट इन अर्ली टाइम, जो अर्ली गोल्डन टाइम पीरियड, अर्ली टाइम पीरियड था गुप्ताज का, उसी टाइम पे हमें प्योरिटी मिलती है देखने को। आफ्टर दैट, उसके बाद जो प्योरिटी ऑफ गोल्ड है दैट वाज डिक्रीजेस, इट मींस द इकोनॉमी ऑफ गुप्ता रूलर्स वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्राह्मी एंड खरोस्ती इंस्क्रिप्शंस। जो डेसिफर्ड, जो हमारी इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलती हैं ब्राह्मी और खरोस्ती की, वो डेसिफर्ड हुई या नहीं हुई। जेम्स प्रिंसेप एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी डेसिफर्ड ब्राह्मी एंड खरोस्ती। क्या करा? जो जेम्स प्रिंसेप थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया के जो थे, उन्होंने क्या करा? ब्राह्मी और खरोस्ती को डेसिफर्ड किया। टू स्क्रिप्ट्स यूज्ड इन द अर्लियर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन। जेम्स प्रिंसिप वो थे जिन्होंने सबसे पहले ब्राह्मी और खरोस्ती को क्या किया गया था? डेसिफर्ड किया था। और उन्होंने दोनों स्क्रिप्ट जो कि हमारी बेसिकली कब मिलती हैं? इन द अर्लीस्ट टाइम पीरियड, जो सबसे पहले टाइम पीरियड में 600 बीसी के टाइम पे हमें जो बेग देखने को मिलते हैं, दैट वर ब्राह्मी एंड खरोस्ती। जेम्स प्रिंसिप वाज एबल टू डेसिफर अशोकन ब्राह्मी इन 1838। Kharosti, the script used the inscriptions and coins in the northwestern part of India by Indo-Greek kings. खरोस्ती किसके द्वारा यूज की जाती थी? इंडो-ग्रीक किंग्स के द्वारा। प्रिंसिप आइडेंटिफाइड द लैंग्वेज ऑफ खरोस्ती इंस्क्रिप्शन एज प्राकृत एंड इट बिकेम पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन। तो खरोस्ती को पढ़ने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या करा? प्राकृत लैंग्वेज से खरोस्ती को पढ़ा, और उसके बाद जो बड़ी बड़ी इंस्क्रिप्शंस थी उन्हें पढ़ना स्टार्ट किया। James Prinsep found that the Brahmi script is older from the देवगिरी inscription। कि जो ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है, जेम्स प्रिंसेप ने बताया कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है दैट वाज ओल्डर फॉर्म ऑफ देवगिरी। जो हमें देवगिरी लिपि जो मिलती है, स्क्रिप्ट जो मिलती है, उसकी पुरानी फॉर्म क्या है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। He also discovered that Ashoka is name of the ruler and Devanam Priyadashi are titles used for Ashoka in inscription। ये किसके द्वारा? अशोका के लिए जो टाइटल्स यूज किए जाते हैं, देवनाम प्रियदर्शी। बेसिकली होता क्या है, जब हिस्टोरियंस फाइंड आउट करते हैं इस टाइम पीरियड के बारे में, तो वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, और जब इंस्क्रिप्शंस को वो पढ़ रहे थे तो उन्हें एक नाम मिलता है दैट वर नोन एज द देवनाम प्रियदर्शी। अब ये इंस्क्रिप्शंस तो पढ़ी नहीं गई थी, देवनाम प्रियदर्शी को इसके लिए कहा जा रहा है, तो परेशान हो गए लोग कि आखिर ये है कौन। जब जेम्स प्रिंसिप ने डेसिफर्ड करा खरोस्ती को, तब पता चला कि दैट वाज द देवनाम प्रियदर्शी यूज्ड बाय फॉर द अशोका। किसके लिए? कि अशोका के लिए जो वर्ड है देवनाम प्रियदर्शी वर्ड यूज किया जाता है। Our last topic is the limitation of inscriptional evidence on problem faced by the epigraphist। कि जो inscriptions जो होती हैं हमारे, उस पे जो हमारे epigraphist जो होते हैं, उन्हें क्या deciphered करने में क्या problem face होती हैं? They are technically limitations in studying the inscriptions। Technically बहुत limitations होती हैं and some inscriptions। Letters are very faintly engraved। अब इतने समय, इतना लंबा समय हो गया है,
कि बहुत ज़्यादा कि जो वहाँ पे इरोजन हुआ है, ड्यू टू विच की जो लेटर्स हैं वो क्या हो गए हैं, फेंटली इनग्रेव हो गए हैं। सम इंस्क्रिप्शंस आर डैमेज, कुछ क्या हो गई हैं, टूट गए हैं। सम इंस्क्रिप्शन एंड लेटर्स आर मिसिंग, और कुछ लेटर्स क्या हो गए हैं, मिसिंग हो गए हैं, कि किसी ने तोड़ दिया है, जो रूलर्स आए उनके द्वारा, किसी के भी द्वारा, इट मीन्स कि वो क्या हो गए, डैमेज हो गया बेसिकली। इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू श्योर डेट अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग, क्या एग्जैक्ट मीनिंग, कि एक्चुअली में लिखा क्या है। मान लीजिए कोई एक लेटर है, कोई वो है, इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलती है, मैंने उस पर लिखवाया कुछ है, जो आप उसे पढ़ते हैं तो आप उसे पढ़ के अपना अलग मीनिंग बताते हैं, तो एग्जैक्ट मीनिंग हमें देखने को इनका नहीं मिलता। Several thousand inscriptions were made, but only some hundreds have been discovered. सिर्फ बहुत सारे several thousands हैं, लेकिन हमें कितनी देखने को मिलती हैं, only hundreds of देखने को मिलती हैं, in which all are deciphered, published and translated, और सारी की सारी क्या हो गई हैं, deciphered हो गई हैं as well as translated हो गई हैं। तो बच्चों आज का जो आपका लेक्चर था इतना ही था, जिसमें हमने देखा कि मॉडर्न एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। थैंक यू फॉर दैट।